आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 7। क्या नाम है इसका? पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। देखिए बच्चों, जैसा आप जानते हो आज पेड़ पौधे, वन्य जीव आदि पर बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है। लगातार जंगलों को काटा जा रहा है आवासीय भूमि प्राप्त करने के लिए, कृषि भूमि प्राप्त करने के लिए या किसी अन्य कारण से, इसलिए जंगल नष्ट होते जा रहे हैं। जंगल नष्ट होने से वन्य जीव भी समाप्त होते हैं। इसके अलावा मानवीय गतिविधियों, मनुष्य शिकार करता है उनका, इससे जीव जंतुओं पर लगातार संकट बढ़ता जा रहा है। तो इनका संरक्षण कैसे किया जाए, कैसे इनको बचाया जाए, इसे से संबंधित ये चैप्टर है, पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। सबसे पहले यहां पर बात आती है वनोन्मूलन। वनोन्मूलन, वन प्लस उन्मूलन, यानी कि वनों की कटाई, वनों की अंधाधुंध कटाई वनोन्मूलन कहलाती है। वनों की अंधाधुंध कटाई वनोन्मूलन कहलाती है। वनों को काटा क्यों जाता है? वनों को काटने के ये कारण है। पहला, वनों को काटकर कृषि योग्य भूमि प्राप्त करना। दूसरा, वनों को काटकर आवासीय भूमि प्राप्त करना। तीसरा कारण, वनों को काटकर कारखाने स्थापित करना। कारखाने, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल आदि स्थापित करना। चौथा कारण, ईंधन के लिए लकड़ी प्राप्त करना। पांचवा, जंगल की आग। ये एक प्राकृतिक कारण है। कैसा कारण है? ये प्राकृतिक। ये सब तो कृत्रिम कारण है और ये प्राकृतिक कारण है। तो ये कुछ मुख्य कारण हैं जिनके कारण वनोन्मूलन हो रहा है, वनों को काटा जा रहा है। वनों को काटकर कृषि योग्य भूमि प्राप्त करना। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, खाद्यान्न की आवश्यकता बढ़ रही है। अब खाद्यान्न की पूर्ति कैसे कर सकते हैं? भाई भूमि तो जितनी है उतनी है। तो लोग क्या करते हैं, जंगलों को काट करके वहां पे जमीन प्राप्त कर लेते हैं और उस पर कृषि करते हैं। कई बार जंगलों को जला दिया जाता है, बड़े क्षेत्र के वनों को जला दिया जाता है, जिसको झूम कृषि भी कहते हैं। असम, नागालैंड आदि में यहाँ पर बहुत होता है झूम कृषि, जिसके कारण वनों की कटाई हो रही है। वनों को काटकर आवासीय भूमि प्राप्त करना। जनसंख्या विस्फोट जैसे जैसे हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, उनको आवास की जरूरत पड़ेगी। और ये आवास कहाँ से प्राप्त किया जाता है? वनों को काट करके वहां पर बड़े बड़े फ्लैट, मल्टीप्लेक्स आदि स्थापित कर दिए जाते हैं। वनों को काटकर वहां पर कारखाने हैं, स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है आदि बना दिए जाते हैं। इससे भी वनोन्मूलन हो रहा है। ईंधन के लिए लकड़ी प्राप्त करना,
आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में चूल्हे पर लोग रोटी पकाते हैं, खाना पकाते हैं, तो चूल्हे में जलाने के लिए लकड़ी प्राप्त करते हैं। और जंगल की आग, कई बार जंगल में आग लग जाती है जिससे बड़े क्षेत्र की वनस्पति नष्ट हो जाती है। तो ये वनोन्मूलन के कुछ कारण हुए। अब वनोन्मूलन के परिणाम क्या है, दुष्परिणाम क्या है, देखिए। वनोन्मूलन के दुष्परिणाम। वनों की जब अंधाधुंध कटाई हो रही है तो इसके कुछ दुष्परिणाम भी हमें भुगतने पड़ रहे हैं। इनमें पहला दुष्परिणाम है सूखा, दूसरा बाढ़, तीसरा मरुस्थलीकरण, बाढ़। देखिए, 3 कारणों को समझना है आपको। सबसे पहले सूखा। वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में लगातार वृद्धि होती जा रही है, जिसको विश्व उष्णन कहते हैं। विश्व उष्णन के कारण जल का संतुलन गड़बड़ हो रहा है, यानी कि जल सूख रहा है। और जल जब सूख जाता है तो कौन सी समस्या उत्पन्न होती है, सूखा। और सूखे के कारण बहुत बड़ी कृषि योग्य भूमि है वो समाप्त हो जाती है, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल पाता। तो सूखा एक समस्या है जो किसके कारण उत्पन्न होती है, वनोन्मूलन के कारण उत्पन्न होती है। दूसरा कारण है, दूसरा जो दुष्परिणाम है वो है बाढ़। बाढ़ एक्चुअल में क्यों आती है, जैसे तेज बारिश हुई, वनोन्मूलन के कारण मिट्टी की जल धारण क्षमता कम हो जाती है, यानी कि जल को अवशोषित करने की क्षमता कम हो जाती है। तो जब बारिश तेज आती है तो उस पानी को भूमि सोख नहीं पाती, मृदा सोख नहीं पाती। सोख नहीं पाती तो वो पानी बहेगा, बहेगा तो तेजी से बहेगा तो अपने जो भी चपेट में चीजें आएंगी उनको बहा कर ले जाएगा, इसी को हम बाढ़ कहते हैं। तीसरा मरुस्थलीकरण। आपने पहले पढ़ा है मृदा अपरदन के बारे में कि वन क्या होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ें अपने क्षेत्र की जो मृदा होती है आसपास की, उसको बांधे रखती है, क्योंकि जड़ों में नमी होती है। तो नमी के कारण मृदा को वो जकड़े रहती है, उससे वो मृदा ना तो हवा के द्वारा उड़ पाती है ना जल के द्वारा बह पाती है। लेकिन जब वनों को हमने साफ कर दिया, काट दिया, तो ये जो ऊपरी मृदा है बंध नहीं पाएगी, भुरभुरी हो जाएगी, कण अलग अलग हो जाएंगे और हवा के द्वारा उड़ जाएंगे, पानी के द्वारा बह जाएंगे। ये जो मृदा होती है ये उपजाऊ उर्वरक होती है, उपजाऊपन इसी में पाया जाता है। तो जब उपजाऊ मृदा एक स्थान दूसरे स्थान पर चली जाती है तो परिणाम ये होता है कि वहां की भूमि कैसी हो जाती है, बंजर हो जाती है। इससे मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है, मरुस्थल बढ़ रहे हैं, कृषि योग्य जो मृदा है वो कम होती जा रही है। तो ये दुष्परिणाम हो गए किसके, वनोन्मूलन।
आगे देखिए, प्राणी जात और वनस्पति जात, ये क्या होता है? प्राणी जात एवं वनस्पति जात। प्राणी जात किसी विशेष क्षेत्र में, किसी विशेष जगह पाए जाने वाले पौधों को तो कहा जाता है वनस्पति जात, और पाए जाने वाले जीव जंतुओं को कहा जाता है प्राणी जात। तो क्या कहेंगे? किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतुओं को प्राणी जात एवं पौधों को वनस्पति जात कहते हैं। जैसे मान लीजिए सरिस्का है, तो सरिस्का क्षेत्र में जितने भी पेड़ पौधे हैं वो तो वहां के हो गए क्या? वनस्पति जात। और जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे लोमड़ी है, चाहे बघेरा है, चाहे शेर, टाइगर है, नीलगाय है, सांबर है, हिरण है, इन सबको कहा जाएगा प्राणी जात। ठीक। विशेष क्षेत्रीय प्रजाति क्या है? विशेष क्षेत्रीय प्रजाति किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले, किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सजीवों की, किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सजीवों की प्रजाति को विशेष क्षेत्रीय प्रजाति कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, विशाल गिलहरी, विशाल गिलहरी ये कहां पर होती है? पंचमढ़ी जैव रिजर्व। पंचमढ़ी जैव रिजर्व में विशाल गिलहरी पाई जाती है, अन्य क्षेत्रों में ये नहीं पाई जाती। तो ये यहाँ की विशेष क्षेत्रीय प्रजाति हो गई। गंगा नदी में डॉल्फिन पाई जाती है, तो वो वहां की विशेष क्षेत्रीय प्रजाति हो गई, अन्य क्षेत्रों में वो नहीं पाई जाती। हरा कबूतर सरिस्का वन्य क्षेत्र में पाया जाता है, तो ये यहाँ की विशेष क्षेत्रीय प्रजाति हो गई, क्योंकि हरा कबूतर सरिस्का के अलावा अन्य क्षेत्रों में नहीं पाया जाता। तो किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतुओं की ऐसी प्रजाति जो अन्यत्र कहीं नहीं पाई जाती, उसको कहा जाता है विशेष क्षेत्रीय प्रजाति। ठीक है। आज के लिए इतना ही, इतना करें। धन्यवाद।